हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। इस वीडियो के अंदर हम 34 इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बात करेंगे जो कि न्यूज़ में थे। जिनका भी ईपीएफओ का एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाएं। उन्हें सिर्फ ये देखना है कि इनिशिएटिव किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, कौन सी मिनिस्ट्रीज में इन्वॉल्व थी, अगर कोई उसके अंदर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी होगी तो वो देखना है। जो भी सिविल सर्विसेज या फिर किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो इसकी थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा देखें। पहले हम 34 इनिशिएटिव्स को याद करने की कोशिश करते हैं। 34 इनिशिएटिव कौन से हैं? 34। एक तो हम देखेंगे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। निधि मतलब फंड, एक फंड बनाया जाएगा जिससे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो अपना खर्चा चलाएगी। तो पहले हम इसको देखेंगे, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। ये मैं पहले लिस्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि नाम जितनी बार सुनेंगे उतनी जल्दी वो याद होता है। दूसरा हम देखेंगे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसके अंदर हम कुछ लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऐसे लोगों को जो कि बिलो पावर्टी लाइन रहते हैं और जैसे कि वो ओल्ड हैं या फिर डिसेबल्ड हैं, विडो हो चुके हैं, उनकी फैमिली में जो इकलौता कमाने वाला था वो ब्रेड विनर वो खो चुके हैं, तो उसके लिए हमने ये एनसेप को देखेंगे। फिर आता है प्रोजेक्ट गति। गति के अंदर हम देखेंगे कि कैसे देश को गति मिलेगी जब जेंडर जेंडर एडवांसमेंट होगी, यानी कि इसके अंदर हम वुमेन को साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में लाने की कोशिश करेंगे। विमेन को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो लेके आएंगे ही आएंगे, साथ में उनकी सेफ्टी पे भी ध्यान देने के लिए निर्भया फंड बनाया। तो निर्भया फंड के अंदर हम देखेंगे कि इसको, ये आता है किसके कंट्रोल के अंदर? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, लेकिन इसका पैसा कहाँ खर्च होगा ये बताती है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम देखेंगे जिसको आप अच्छे से याद करेंगे, वो है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे ओल्ड और अनफिट व्हीकल को रोड पे से हटा के उनको रोड पे से हटाया जाएगा और नए व्हीकल्स को एनकरेज करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड की है ये पॉलिसी। उसके बाद हम देखेंगे कपिला। कपिला के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम अवेयरनेस इंक्रीज कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके। आपकी अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो उसका प्रॉपर आप प्रोसेस फॉलो करके उसको अपने नाम पे रजिस्टर कराइए, वरना आपकी इस आइडिया को, आपकी इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कोई और यूज करेगा और आपके इस आइडिया से पैसे कोई और कमाएगा। तो कपिला इंडिया के अंदर कोर्सेज स्टार्ट करेगा और इन कोर्सेज के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अवेयरनेस को इंक्रीज किया जाएगा। नई रोशनी हम माइनॉरिटीज़ के लिए करेंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग लीडर बने उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग देंगे, उन्हें 1 साल का सपोर्ट देंगे, ये होगा नई रोशनी के अंदर। उसके बाद हमें देखना है इंस्पायर अवार्ड्स। इंस्पायर देखेंगे पहले हम, और फिर इंस्पायर के अंदर ही हम देखेंगे इंस्पायर के अवार्ड्स, जिसका नाम है मानक। इंस्पायर के अंदर हम जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अर्ली एज में ही इंस्पायर करेंगे कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ें। अर्ली एज में उनको हम ऐसे साइंस की तरफ जाने के लिए इंस्पायर करेंगे, एनकरेज करेंगे। फिर जब वो हायर एजुकेशन में जाएंगे तो उनको स्कॉलरशिप देंगे ताकि हायर एजुकेशन के अंदर वो स्कॉलरशिप के साथ पढ़ाई कर सके। अर्ली एज में एनकरेजमेंट, हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप, और फिर उसके बाद जब उन्हें रिसर्च करनी होगी तो उस रिसर्च की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। एक अवार्ड दिए जाते हैं मानक अवार्ड, जिसका टारगेट है कि हम 1 मिलियन नए आइडियाज निकलवाएं। तो इंस्पायर के अवार्ड्स हैं, इंस्पायर अवार्ड्स मानक। फिर हम देखेंगे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। इंडिया के अंदर 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे पड्डूर में, विशाखापट्टनम में। 2 को और अप्रूवल मिल चुकी है, वो मिली आपकी चंडीखोल में और पड्डूर में। तो इसके बारे में हमें देखना है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वायर। उसके बाद हम देखेंगे जल जीवन मिशन। जीवन, जल से जीवन तब होगा जब घर के अंदर पानी पहुंचेगा, जब हाउस होल्ड के पास पानी पहुंचेगा। और पानी कितना पहुंचना है? 55 लीटर पर कैपिटा, यानी कि घर के अंदर जितने भी लोग हैं हर एक आदमी के लिए 55 लीटर का पानी पहुंचना चाहिए। उसके लिए टोटियां लगाई जाएंगी, टैप कनेक्शन लगाए जाएंगे। तो जल जीवन मिशन देखेंगे। अब फिर देखना है हमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसके अंदर कौन कौन सी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज हैं। फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष देखना है। मिशन इंद्रधनुष क्या होता है, ये सारी चीज देखनी है। फिर हमारा नेक्स्ट इनिशिएटिव होगा ड्रिप का। ड्रिप के अंदर हम डैम्स को इंप्रूव करेंगे ताकि बूंद बूंद बचाई जा सके और डैम की सेफ्टी इंप्रूव करें। ड्रिप के अंदर हम देखेंगे कि इसको इंटरनेशनल बॉडीज हेल्प कर रही हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक और AIIB इसकी हेल्प कर रही है। फिर CSR के बारे में देखना है। CSR के बाद हम देखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस। ये एक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस में सम्मान दिए गए हैं, और जो ओवरसीज इंडियन होते हैं, ओवरसीज इंडियन को इंडिया जो हाईएस्ट अवार्ड दे सकता है वो है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। तो प्रेसिडेंट देता है इसको,
ये जो अवार्ड है, और किस किस को मिले हैं वो देखेंगे हम, जैसे सूरीनाम के प्रेसिडेंट हो गए, कराकाओ हो गए, न्यूजीलैंड के मिनिस्टर हो गए। इन 3 के नाम आप याद करेंगे, और भी मिले पर इन 3 के याद रखने हैं। उसके बाद 2 छोटे छोटे इनिशिएटिव हैं, एक है उजाला इनिशिएटिव और दूसरा है स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम। इन दोनों के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के अंदर ही हम एलईडी बल्ब्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक में स्ट्रीट लाइट के ऊपर और उजाला के अंदर हम डोमेस्टिक एरियाज के अंदर, मतलब घरों के अंदर एलईडी बल्ब को लगाएंगे। एलईडी बल्ब ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर ढेर सारे पीएसयूज आते हैं, इन पीएसयूज ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया, उस जॉइंट वेंचर का नाम है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। और ये जो ईईएसएल है, ये ईईएसएल इनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इन दोनों ही स्कीम को। इसके बाद हम देखेंगे, देखिए कुछ अवार्ड गवर्नमेंट देती है और कुछ कोई और दे सकता है, इंडिपेंडेंट बॉडी दे सकती है। इंडिपेंडेंट बॉडी का हाईएस्ट अवार्ड होता है स्कॉच अवार्ड, स्कॉच चैलेंजर अवार्ड। ये स्कॉच चैलेंजर अवार्ड भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कुछ अच्छा अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से ये अवार्ड मिला है। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से अच्छे काम किए हैं, जैसे कि स्वामित्व स्कीम के बारे में बात करेंगे, स्वामित्व अब काम चल रहा है, फिर इनकी ऑडिटिंग ऑनलाइन हो रही है वो देखेंगे। फिर ग्राम पंचायतों को, ये आपको याद रखना है, एक नाम भारत नेट। भारत नेट इनिशिएटिव के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी इंडिया के अंदर ग्राम पंचायत हैं, जितनी भी ग्राम पंचायत हैं, उन सभी को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देंगे। बी से भारत, बी से भारत नेट और बी से ब्रॉडबैंड, कहाँ पे? ग्राम पंचायतों को दिया जा रहा है। तो ग्राम पंचायत में यह है, क्या हमें बाकी पूरे देश में कहीं और भी इंटरनेट मिल रहा है? तो उसके लिए एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है पीएम वानी, जिसके अंदर पूरे देश के अंदर वाईफाई का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसी छोटी छोटी दुकानें बना दी जाएंगी जहाँ पे वाईफाई आपको मिल जाया करेगा, तो आप दुकान पे जाके वाईफाई को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें देखना है सागरमाला के बारे में, देखेंगे कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वहाँ पे पोर्ट को कैसे डेवलप किया जा रहा है। फिर देखेंगे हम खेलो इंडिया प्रोग्राम, खेलो यानी कि स्पोर्ट्स इंडिया, और ये यूथ को अट्रैक्ट करेगा। इसके अंदर हम जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, उन टैलेंटेड प्लेयर्स को ढूंढेंगे और फिर 8 सालों तक हर साल उसको 5 लाख रुपए हर साल दे दिया करेंगे। उन 5 लाख से वो ट्रेनिंग करेगा, न्यूट्रिशन लेगा, अच्छे कोचेस को हायर करेगा, अच्छी एडवाइस लेगा। तो इससे क्या होगा, इससे वो हो सकता है ज़्यादा मेडल्स जीते। इससे अल्टीमेटली खेलो इंडिया प्रोग्राम से क्या होगा, खेलो इंडिया प्रोग्राम से इंडिया में स्पोर्ट्स का जो कल्चर है वो रिवाइव होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके घर वाले सिर्फ मैथ्स और साइंस पढ़ा के आपको इंजीनियर बनाए। फिर अडॉप्ट अ हेरिटेज बहुत ही यूनिक स्कीम है। इसके अंदर जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, उन कंपनीज को एनकरेज करेंगे कि आप एक हेरिटेज पकड़ें, उस हेरिटेज के आसपास जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि टॉयलेट हो गया, पीने का पानी हो गया, उन सभी फैसिलिटीज़ को आप प्रोवाइड करें। और इसके लिए आप अपने CSR फंड को यूज़ कर सकते हैं। CSR हम ऑलरेडी देख चुके होंगे, जब आप इस स्कीम पे पहुंचेंगे अडॉप्ट हेरिटेज पे, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है। फास्टैग देखना है, फास्टैग लगभग सबको पता ही होगा। फूड फोर्टिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको आप ज़रूर देखें। और वैभव समिट हमें लास्ट में देखेंगे, 34th स्कीम। तो इन स्कीम्स को आप डिटेल में देखना चालू करते हैं, इन इनिशिएटिव्स को, ये स्कीम्स नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी स्कीम्स रन करती है जिससे कि लोगों की हेल्थ अच्छी रहे। इन स्कीम्स को रन करने के लिए गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है। तो गवर्नमेंट ने एक फ़ंड बनाया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। ये फंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर रहेगा, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर रहेगा ये फंड। इस फंड के अंदर जो भी पैसा आएगा वो एक सेस के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट एक सेस लगाती है, इस सेस का सारा पैसा एक बक्से में डाल दिया जाता है। ये एक फंड है, इस बक्से का नाम है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। ये जो बक्सा है, ये जो फंड है, ये किसके कंट्रोल में है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के कंट्रोल में है। इसमें आपको ये याद रखना है कि ज़्यादातर जो पैसा होता है वो हर फाइनेंशियल ईयर में ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए इस फाइनेंशियल ईयर में 100 रुपये एलोकेट किए गए हैं किसी स्कीम के लिए, अगर इस साल में ये 100 रुपये खत्म नहीं होते, मान लीजिए 80 रुपये खत्म हुए, साल के एंड में 20 रुपये बचे हैं, तो जैसे ही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा तो ये 20 रुपये लैप्स हो जाते हैं, यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर में इसको दोबारा से पैसे एलोकेट करने पड़ते हैं। तो अगर पिछले साल में पैसे यहाँ पे स्पेंड नहीं हुए तो वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो ये हमारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि है, ये लैप्स नहीं होता है, ये एक नॉन लैप्सेबल रिजर्व है जिसको हम हेल्थ के ऊपर खर्च करेंगे। एक क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये कि ये कहाँ, ये पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अंदर आता है या फिर कंटिजेंसी फंड है या कंसोलिडेटेड फंड है? तो इसका आंसर है ये पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अंदर आता है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कह दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो भी खर्चा होगा वो पहले इस खर्चे को इस फंड के द्वारा, इस निधि के द्वारा करने की कोशिश करेगी। अगर निधि का पैसा कम पड़ जाता है तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को बजट का सपोर्ट मिलेगा, जिसको कहा जाता है कि ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मिलेगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को। तो क्या क्या याद रखेंगे कि नॉन लैप्सेबल फंड है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है ये, और इसके अंदर आपको पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अंदर ये रखा जाएगा। इसके अंदर जितना भी पैसा आ रहा है वो एक सेस से आएगा, जो कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, 4% का जो लगाया जाता है। किन किन स्कीम्स के ऊपर ये खर्च होगा? तो ये खर्च होगा पैसा प्रधानमंत्री का जो ये जन आरोग्य योजना चल रही है इसके ऊपर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के ऊपर, और नेशनल हेल्थ मिशन और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के ऊपर। इन सब चीज़ों के ऊपर होगा। अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है तो वहाँ पे भी इस निधि से पैसा खर्च किया जा सकता है, और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनको अटेन करने के लिए भी ये पैसा स्पेंड किया जा सकता है। अगली जो हम इनिशिएटिव देखेंगे, ये आपका एक प्रोग्राम है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 41 कहता है कि जो ओल्ड एज है, सिकनेस है, अनडिजर्व्ड वांट्स हैं, उस टाइम पर असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी लोगों को। यानी कि लोग जब मुसीबत के समय पे हैं उनको कुछ असिस्टेंस, कुछ सहयोग उनको मिलेगा। तो उसके लिए ये एक प्रोग्राम बनाया गया था 1995 के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। प्रोग्राम का नाम है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। आता ये भले ही मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है, लेकिन ये अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज दोनों में ही ये लागू होता है। तो इसको इंप्लीमेंट हम रूरल और अर्बन एरिया के लिए करते हैं। किन को असिस्टेंस देना चाहते हैं हम इन प्रोग्राम के थ्रू? इन प्रोग्राम के थ्रू हम बीपीएल पॉपुलेशन को असिस्टेंस देना चाहते हैं, यानी कि जो पुअर है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। इस प्रोग्राम के अंदर 3 स्कीम्स चलती हैं। इन ये 3 स्कीम्स में बस हम कुछ कैश देते हैं, कुछ पैसा देते हैं पुअर लोगों को जो कि बीपीएल है। किन किन को दिया जाता है? सबसे पहले दिए जाते हैं जो कि ओल्ड एज के अंदर आते हैं। दूसरा दिया जाता है जो विडोज हैं, विधवा हो चुकी हैं। तीसरी दी जाती है डिसेबल्ड लोगों को। चौथी दी जाती है ऐसे फैमिली को, ऐसे परिवार को जहां पे उनका मुख्य ब्रेड विनर, यानी कि उस फैमिली में जो पैसे कमाता था उसकी डेथ हो गई, तो उस केस में उनको पैसे की, उनको सहयोग की जरूरत होती है, तो उनको दी जाती है, जिसको कहा जाता है फैमिली बेनिफिट, नेशनल फैमिली बेनिफिट। और जो पांचवी है, पांचवी के अंदर दी जाती है ऐसे बुजुर्गों को, ऐसे एल्डरली को जो कि इस स्कीम में कवर नहीं हो पाए। देखिए 5 कौन सी है? सबसे पहली है ओल्ड एज, फिर विडो, डिसेबिलिटी, फिर तुम्हारा ब्रेड विनर की डेथ हो गई, और पांचवी क्या है? ऐसे एल्डरली पीपल, ऐसे वृद्ध लोग, ऐसे बूढ़े लोग जो कि इस पहली स्कीम में कवर नहीं हो पा रहे, उनको यहाँ पे पैसा दे दिया जाता है। कितना कितना पैसा मिलता है? देखिए एक स्कीम है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। तो ये पेंशन मिलती है हर महीने। ओल्ड पॉपुलेशन जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं उनको कुछ पैसे मिलते हैं। कितने पैसे? 200 रुपये मिलते हैं अगर उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम है। अगर किसी बुजुर्ग की उम्र 60 साल से ज़्यादा है और 80 से कम है और वो बीपीएल में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको हर महीने 200 रुपये मिलेंगे। और 80 साल से ज़्यादा हो गए तो उनका खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है, ज़्यादा दवाइयाँ चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उन्हें 500 रुपये दिए जाते हैं। तो 200 और 500 है आपका ओल्ड एज पेंशन स्कीम में। फिर विडोज को कितनी मिलती है? तो देखिए विधवा अगर कोई होती हैं तो उनको 60 साल का होना ज़रूरी नहीं है। विडो तो वो मैरिज के बाद कभी भी हो सकती हैं। लेकिन ये जो हमारी पेंशन स्कीम है, इंदिरा गांधी नेशनल विडोज पेंशन स्कीम, यहाँ पे अगर कोई 40 साल से लेके 80 साल तक की विडो हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन रहती हैं, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, तो उनको 300 रुपये हर महीने मिलते हैं। जैसे ही वो 80 साल पार कर लेते हैं उनको 500 रुपये मिलने लग जाते हैं। ओल्ड एज में 20 और 500, विडोज को 30, 300 और 500, सॉरी ये 200 और 500 है, मैं शायद 20 बोल गया। डिसेबिलिटी के केस में क्या है? डिसेबिलिटी के केस में वही विडोज वाला सेम है। इसके अंदर भी डिसेबल्ड आदमी जो है वो कभी भी डिसेबल हो सकता है। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि वो 40 साल में डिसेबल होगा, 50 साल में होगा या 60 में होगा। तो डिसेबल तो कभी भी हो सकता है, लेकिन 18 साल तक तो परिवार की, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस डिसेबल को सपोर्ट प्रोवाइड करे। जैसे ही वो 18 साल का हो गया, अडल्ट बन गया, तो अब गवर्नमेंट को इस डिसेबल्ड आदमी को जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन रहता है सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर कोई डिसेबल्ड 18 साल से लेके 80 साल तक की उम्र का है तो उसको हम हर महीने 300 रुपये देंगे, और अगर उनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा हो जाती है तो 500 रुपये दिए जाते हैं। अगर परिवार का जो ब्रेड विनर है, जो कि वहाँ पे कमाई करता था, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को, उस फैमिली को 20,000 रुपये मिलते हैं। ये हर महीने नहीं मिलते, बस एक बारी 20,000 रुपये मिल जाते हैं कि आप इससे अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस या कोई कारोबार स्टार्ट कर लो। अन्नपूर्णा किसके लिए है?
अन्नपूर्णा पहले कहा जाता पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। अन्नपूर्णा है किसके लिए? जो ऐसी एल्डरली पॉपुलेशन है जो इस पेंशन स्कीम में कवर नहीं हो पाई, उनको यहाँ पे खाना दिया जाता है, यहाँ पे कैश नहीं दिया जा रहा। देखिए ओल्ड एज पेंशन स्कीम में 200 और 500 रुपए दिए जा रहे थे, यहाँ पे कैश नहीं देते, यहाँ पे 10 किलोग्राम का फूड ग्रेन दिया जाता है बीपीएल एल्डरली पॉपुलेशन को, जो कि ओल्ड एज पेंशन स्कीम में कवर्ड नहीं हुए थे। अगला प्रोजेक्ट है हमारा प्रोजेक्ट गति। देखिए देश को गति तभी मिलेगी जब यहाँ के मेल्स और फीमेल्स दोनों के दोनों कंधे से कंधा मिला के काम करें। फीमेल्स आज की डेट में कन्फाइंड है कैसी नौकरियों में, जैसे कि टीचर हो गए, नर्सिस हो गए, रिसेप्शनिस्ट हो गए। तो हमें ये स्टीरियोटाइप खत्म करना है कि फीमेल्स जो हैं वो इन्हीं सेक्शन में अच्छा काम करेंगी। तो उसके लिए हमें फीमेल्स को कहाँ पे लेके आना है? हमें उन्हें लेके आना है साइंस और टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट्स में, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैथमेटिक्स। तो इनको कहा जाता है स्टेम फील्ड। तो हमें जब जब फीमेल ज़्यादा स्टेम के अंदर आएंगी तो हमारा देश आगे गति करेगा। और ये किसका प्रोग्राम है? क्योंकि स्टेम में ला रहे हैं तो ये प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। फीमेल्स पार्टिसिपेशन तब इंक्रीज होगी जब उनको सेफ्टी मिलेगी, और सेफ्टी के लिए स्कीम्स के ऊपर खर्चा होता है। वो खर्चा आता है निर्भया फंड से। निर्भया फंड भी एक नॉन लैप्सेबल फंड है, जैसा हमने देखा कौन सा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि देखा अभी हमने, तो उसी की तरह एक और नॉन लैप्सेबल फंड है निर्भया फंड। ये निर्भया फंड की खास बात यह है कि निर्भया फंड किसकी कस्टडी में रहता है? निर्भया फंड है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, यानी कि ये जो बक्सा है जिसमें पैसा है ये किसके पास रहता है? ये रहता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसकी कस्टडी में ये पैसा है। लेकिन ये पैसा खर्च किस स्कीम पे होगा, वो स्कीम कैसा काम कर रही है, ये कौन देखेगा? ये देखेगा मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एक और चीज जो आप इसके अंदर याद रखेंगे वो ये कि इस फंड से आप एनजीओ को फंडिंग नहीं कर सकते, एनजीओ को यहां से फंडिंग नहीं करेंगे। निर्भया फंड जब बना था 2013 में, तो ये 3 मेजर इनिशिएटिव्स के लिए बनाया गया था। पहला तो ये कि इस फंड से हम एक वन स्टॉप सेंटर बनाएंगे। वन स्टॉप सेंटर ये है कि अगर कोई भी फीमेल विक्टिम है किसी भी चीज की, मान लीजिए सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रही है या फिर सिक्योरिटी सेफ्टी को लेके कोई भी खतरा है, तो वो वन स्टॉप सेंटर पे जा सकती है। यहाँ पे उन्हें हर एक तरह का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग तक उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा जो इनिशिएटिव था वो था कि हम एक विमेन हेल्पलाइन बनाएंगे कि फीमेल्स इस नंबर पे फ़ोन करके मदद मांग सकती हैं। और वॉलंटियर्स को बनाने की बात की गई थी कि कुछ महिला पुलिस वॉलंटियर्स बनाए जाएंगे। इन तीनों के ऊपर जो भी खर्चा होना था वो निर्भया फंड से किया जाएगा। बाकी स्कीम्स किसके ऊपर निर्भया फंड का खर्चा होगा वो कौन बताएगी? मिनिस्ट्री ऑफ WCD ये बताएगी कि कहाँ पे खर्चा होगा, और खर्चा के लिए पैसा कौन देगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जो हमें देखनी है, वो है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर जो हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि ऐसे ओल्ड व्हीकल जो कि रोड पे चलने के लिए फिट नहीं है उन्हें रोड से हटा लिया जाए। इस पॉलिसी के अंदर आपको क्या करना होगा? इस पॉलिसी में जब आपकी गाड़ी पुरानी हो जाएगी, व्हीकल आपका पुराना हो गया, तो आपको उसकी री रजिस्ट्रेशन करानी होगी। पुराने व्हीकल की आपको री रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, यानी दोबारा से रजिस्टर कराओ। और ये रजिस्ट्रेशन आपका तभी होगा जब आपकी गाड़ी फिट प्रूव हो जाएगी। तो ये फिट प्रूफ कैसे करेंगे? आप कुछ समय के बाद, वो अभी हम देखेंगे कि कितने समय के बाद, आप जब आपकी गाड़ी पुरानी हो जाएगी तो आप अपनी गाड़ी को लेके जाएंगे ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर के पास। ये ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर आपकी गाड़ी को पूरी तरह से चेक करेगा कि ये गाड़ी फिट है। अगर वो फिट होगी तो आप री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर वो अनफिट निकली तो वो क्या करेगा? वो आपसे कहेगा कि आपकी गाड़ी का री रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, ये बन चुकी है भंगार। तो ये लीजिए, ये है स्क्रैपेज फैसिलिटी, आप यहाँ पे जाइए। ये स्क्रैपेज फैसिलिटी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, आप इसके पास जाइए और अपनी गाड़ी को भंगार के भाव बेच दीजिए। तो ये जब आप स्क्रैपेज फैसिलिटी के पास जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि क्या आप कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं? आप बोलेंगे हाँ मैं नई गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, और वो 100 रुपए की आ रही है। तो ये स्क्रैपेज फैसिलिटी आपको कुछ यहाँ पे आपकी गाड़ी रख लेगी और आपसे कहेगी कि आप 100 रुपए की गाड़ी खरीदना चाहते हैं ना, तो मैं आपको 4 से 6 रुपए इस भंगार के बदले में दे सकता हूं। तो वो आपकी गाड़ी के 4 से 6 रुपए आपको दे देगा, और साथ के साथ आपको क्या दे देगा? एक दे देगा आपको स्क्रैपेज सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको दिलाएगा ढेर सारा डिस्काउंट। ठीक है, तो भंगार फैसिलिटी यानी कि स्क्रैपेज फैसिलिटी आपको क्या दिलाएगी? वो आपको 4 से 6% दिला देगी आपकी पुरानी गाड़ी के बदले में, साथ में दिलाएगी एक स्क्रैपेज सर्टिफिकेट। ये जो स्क्रैपेज सर्टिफिकेट आपके पास आया है
आप जब आप नई गाड़ी खरीदने जाएंगे तो इस सर्टिफिकेट से मिलेगा आपको डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट? जो गाड़ी का मैन्युफैक्चरर है, मान लीजिए आप मारुति की गाड़ी खरीदने जा रहे हैं या फिर ह्युंडई की गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो उस केस में आपको मारुति या ह्युंडई जो भी मैन्युफैक्चरर होगा वो आपको 5% का डिस्काउंट देगा। जो भी आपकी गाड़ी की वैल्यू है, नई गाड़ी जो आप खरीदना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू है, उस पर 5% का आपको डिस्काउंट दे देगा। तो ये आपको मिलेगा। दूसरा आपको क्या मिलेगा, जब आप गाड़ी खरीद लेते हैं तो गाड़ी खरीदने के बाद आपको देना होता है रोड टैक्स। तो इस रोड टैक्स पे भी आपको छूट मिलेगी। कितनी छूट मिलेगी? या तो 25% मिलेगी या फिर 15% मिलेगी। अगर आप अपनी गाड़ी को पर्सनल यूज के लिए यूज करेंगे, यानी कि अपने घरेलू यूज के लिए करेंगे, तो 25% की रोड टैक्स पे छूट, और अगर आप इसको कमर्शियल व्हीकल की तरह यूज करेंगे तो 15% की आपको इस पे छूट मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जो गवर्नमेंट है वो अगर चाहे तो आपकी गाड़ी जब रजिस्ट्रेशन होती है, नई गाड़ी का जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, तो इस फीस को भी वेव ऑफ यानी कि खत्म किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे देखिए, एक तो आपकी जो पुरानी गाड़ी है, ओल्ड गाड़ी जो कि रोड पे चलने के लिए फिट नहीं थी, वो रोड से हट चुकी है, और बदले में आप, इसके बदले में आपको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि आप अपनी पुरानी गाड़ी को भंगार के भाव में बेच दो, तो जब आप नई गाड़ी लोगे तो इतना सारा डिस्काउंट आपको हम देने वाले हैं, तो आप नई गाड़ी खरीदेंगे। तो जब आप नई गाड़ी खरीदेंगे तो गाड़ियों की डिमांड इंक्रीज होगी, गाड़ियों की डिमांड इंक्रीज होगी तो गाड़ी के मैन्युफैक्चरर ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो हमारी ऑटोमोटिव सेक्टर जो है उसको यहाँ से बूस्ट मिलेगा। तो एक तो ये बेनिफिट मिल रहा है, फिर नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो उनको एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। साथ ही साथ जब आपकी पुरानी गाड़ी यहाँ से हट गई तो जो नई गाड़ी रोड पे आएगी वो कम पॉल्यूशन करेगी, कम तेल पिया करेगी, यानी कि फ्यूल कम पिएगी, और वो ज़्यादा सेफ होगी, उसकी ब्रेक वगैरह, हैंडलिंग वगैरह ज़्यादा अच्छी होगी, तो सेफ्टी इंक्रीज होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अच्छी हो जाएंगी इस पॉलिसी के बाद। अब कुछ कुछ फैक्ट क्या देखने हैं कि आप टेस्ट कराने के लिए कब जाएंगे। अगर आपकी गाड़ी पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ हो रही थी तो आप अपनी गाड़ी के 20 सालों के बाद, 20 साल यूज़ करने के बाद आप जाएंगे, और अगर आप उसको कमर्शियल यूज़ ले रहे थे उससे तो 15 सालों के बाद जाना है। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, जैसे मंत्रालय होते हैं, पीएसयूज होते हैं, उन्होंने कुछ गाड़ियां खरीद रखी होती हैं जिनके अंदर उनके ऑफिसर्स वगैरह अपने ऑफिशियल काम के लिए जाते हैं, तो ऐसे, या फिर डिपार्टमेंट के और भी व्हीकल होते हैं, तो डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट के जितने भी व्हीकल होंगे उनको 15 साल यूज करने के बाद भेज दिया जाएगा, उसके बाद उसका यूज नहीं किया जाएगा। ये रोड टैक्स पे वेवर में आपको बता चुका हूं 15% का, मैन्युफैक्चरर का डिस्काउंट भी बता दिया है। आपको आपकी गाड़ी के बदले कितने रुपए मिलेंगे, जो आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, न्यू कार जो आप, न्यू व्हीकल जो आप खरीदना चाहते हैं, उसका 4 से 6% आपको अपने पुरानी गाड़ी का भंगार का दाम मिल जाएगा। तो नई गाड़ी अगर आप 100 रुपए की खरीद रहे हैं तो आपको 4 से लेके 6 रुपए के बीच में कुछ मिल जाएंगे। एक प्रपोजल ये है कि ग्रीन सेस लगाया जाएगा पुराने व्हीकल के ऊपर। ग्रीन सेस क्या है कि अगर आपकी गाड़ी किसी एज से ज़्यादा हो जाएगी, मान लीजिए 10 साल उन्होंने रख दिया, तो अगर आपकी गाड़ी 10 साल से ज़्यादा की हो गई तो आपको एक एक्स्ट्रा सेस देना पड़ेगा, जिसका पैसा हम ग्रीन इनिशिएटिव्स के ऊपर यूज़ करेंगे। इसके अंदर, इस पॉलिसी के अंदर ऑटोमेटिव फिटनेस सेंटर्स बनाए जाएंगे जहां पे आप अपनी गाड़ी की फिटनेस टेस्ट कराएंगे, और एक डेटाबेस बनाया जाएगा। ये डेटाबेस मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है, मॉर्थ जो है, यानी रोड मंत्रालय जो है, वहां पे ये डेटाबेस बनेगा जिसका नाम है वाहन। इसके अंदर सारे के सारे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन का डेटा यहाँ पे रखा जाया करेगा। कौन बना रहा है ये डेटाबेस? ज़्यादातर गवर्नमेंट की जो भी वेबसाइट होती है, डेटाबेस होते हैं, पोर्टल होते हैं, वो एनआईसी बना रहा होता है। अगला प्रोजेक्ट है हमारा कपिला कपिला प्रोग्राम। ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, मान लीजिए कोई एक आदमी है, ये आदमी कई सालों तक सोचता रहता है, रिसर्च करता रहता है, और एक आइडिया को डेवलप करता है, एक नया इनोवेशन लेके आता है, और फिर पता चलता है कि किसी आदमी ने, किसी और ने उसके इस आइडिया को चुरा के अपना कोई आविष्कार, अपना कोई प्रोडक्ट बना दिया। तो आइडिया पे मेहनत की इसने, लेकिन उसका जो फायदा उठा रहा है वो ये आदमी उठा रहा है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि इस आदमी को ये पता ही नहीं था कि वो अपने आइडिया को कैसे प्रोटेक्ट करे। अगर कोई सोना होता, अगर कोई गाड़ी होती, तो उसको ये पता है कि मैं इस एसेट को, इस चीज़ को मैं कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मैं अपने गराज में बंद रखूंगा, मैं अपनी तिजोरी में बंद रखूंगा, पर आइडिया को कैसे प्रोटेक्ट करे। तो ऐसे आदमी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में अवेयरनेस देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये कपिला प्रोग्राम क्या करता है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड लिटरेसी और अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाता है। जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे इसके प्रोग्राम चलेंगे, कोर्सेज चलेंगे, लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बढ़ा सके।
तो ये हमारा कपिला प्रोग्राम है, किस मंत्रालय में आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आ रहा है। नई रोशनी प्रोग्राम, नई रोशनी लीडरशिप डेवलप कराता है, लीडरशिप डेवलप कराता है। किसके अंदर लीडरशिप डेवलप करा रहा है? वो माइनॉरिटीज के अंदर करा रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कर रही है। इसके अंदर जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ के साथ उन्हें 1 साल का सपोर्ट दिया जाएगा, जिसको हैंड होल्डिंग कहा जाता है। तो ट्रेनिंग देके और ये हैंड होल्डिंग अप्रोच के साथ इन आदमियों को ऐसे ट्रेन करेंगे कि ये आगे जाके अपनी कम्युनिटी को लीड कर सकें और इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज आए। इस प्रोग्राम को माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय एनजीओस के साथ मिलकर चला रहा है। इंस्पायर प्रोग्राम, हमने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक और प्रोग्राम देखा था जिसके अंदर हम जेंडर अवेयरनेस को इंक्रीज करने की बात कर रहे थे। हम कह रहे थे कि हमारे देश को गति कब मिलेगी? जब जो फीमेल्स हैं, जो वुमेन हैं, उनकी पार्टिसिपेशन स्टेम के अंदर इंक्रीज होगी। ऐसे ही डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक और प्रोग्राम चलता है जिसमें हम क्या कहते हैं, हम बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं। इंस्पायर कब किया जाता है? जब एक बच्चा छोटी एज में होता है, अर्ली एज में होता है, तो उसको इंस्पायर किया जाता है। अगर हम उसको अच्छी अच्छी, मान लीजिए हम उसको कहानियां सुना रहे हैं, हिस्ट्री की कहानियां सुना रहे हैं, तो उसका हो सकता है इंटरेस्ट हिस्ट्री की तरफ डेवलप हो जाए। उसी तरह से जब एक बच्चा एक कच्चा घड़ा है, अर्ली एज में है, उसको अगर हम साइंस के बारे में रोचक चीज़ें बताएंगे, साइंस के बारे में उसको ज्ञान देंगे, तो हो सकता है वो आगे जाके साइंस को परस्यूट करे और आगे जाके इंडिया के अंदर रिसर्च का एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाए। तो जो इंस्पायर है, ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम साइंस में टैलेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। कब? अर्ली एज में। अर्ली एज में हम अट्रैक्ट करेंगे। इसमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, 3 इसके कंपोनेंट रहेंगे। पहले तो हम बच्चों को अर्ली एज के अंदर अट्रैक्ट करने के लिए कोई इसका प्रोग्राम चलाएंगे जिसको सीड्स कहा जाएगा। फिर जब वो अर्ली एज में उसको हमने अट्रैक्ट कर लिया, फिर जब वो हायर एजुकेशन में जाएगा तो उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। स्कॉलरशिप के बाद उसकी लाइफ थोड़ी सी और ईजी हो जाएगी, थोड़ी और मोटिवेशन मिलेगी। स्कॉलरशिप के बाद हायर एजुकेशन में वो अच्छा पढ़ लिया है, उसके बाद उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो रिसर्च कर सके। तो हमारा जो इंस्पायर प्रोग्राम है वो अर्ली एज में अट्रैक्ट करता है, हायर एजुकेशन में उसको स्कॉलरशिप दे के पढ़ाता है और फिर उसके बाद रिसर्च के लिए उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। कौन से मंत्रालय का है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है ये। अगला जो हम प्रोग्राम देख रहे हैं वो प्रोग्राम है अच्छा, ये इंस्पायर का ही दूसरा वो है। इसमें हम इंस्पायर के अवार्ड्स देते हैं, अवार्ड्स, जिसका नाम है मानक। मानक का मतलब है मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज। तो ये फुल फॉर्म आप याद करने की कोशिश करेंगे। ये भी दोस्त का ही है, जैसे हमने इंस्पायर में देखा कि हम अर्ली एज पे बच्चों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप दे रहे हैं और फिर रिसर्च की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे मिलियंस ऑफ माइंड्स डेवलप होंगे जो कि आगे जाके नॉलेज को इंप्रूव करेंगे, जिनकी एस्पिरेशंस हाई होंगी। इसके अंदर आप याद रखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये अवार्ड्स देता है किसके साथ? नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के साथ। ये नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन क्या है? नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, इतना याद रखना है। ये 10 से लेके 15 साल के बच्चों को मोटिवेट करेंगे ताकि ये जो 10 से 15 साल के बच्चे हैं ये क्या करें? ये मिलियन माइंड्स में कन्वर्ट हो। यानी कि मिलियन माइंड्स का मतलब माइंड में आते हैं आइडिया, मिलियन का मतलब 10 लाख। तो हमारा टारगेट है कि हम 10 लाख नए आइडियाज इन 10 से 15 साल के बच्चों से जनरेट करवाएं। इसके लिए हम इंस्पायर अवार्ड दे रहे हैं। अवार्ड से ही बच्चे इंस्पायर होते हैं। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, किसी भी देश को चलाए रखने के लिए क्रूड ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इंडिया के केस में एक दुविधा ये है कि इंडिया का ज़्यादातर जो क्रूड ऑयल आता है वो बाहर से इंपोर्ट होता है। तो ऐसे में मान लीजिए कल को हमारी वॉर हो जाती है या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई या किसी भी वजह से हमारी जो सप्लाई है, जो हमें तेल मिल रहा है, क्रूड ऑयल मिल रहा है, वो डिसरप्ट हो गया, तो ऐसे में क्या होगा? इंडिया के पास क्रूड ऑयल नहीं बचेगा और इंडिया को चलाए रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया का मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर एक बोर्ड आता है। बोर्ड का नाम है ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड। तो इस मंत्रालय के अंदर ये एक बोर्ड आता है। इसने बनाई है एक सब्सिडियरी। सब्सिडियरी का नाम है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। ठीक है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ये जो वर्ड है ये यहीं पे आ गया। ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड ने बनाई है एक सब्सिडियरी इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। और ये क्या कर रहे हैं? ये ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद रहे हैं और वहाँ पे क्रूड ऑयल को जमा कर रहे हैं। और ये गड्ढे कहाँ कहाँ पे खुद चुके हैं? ये 3 जगह पे खुदे हैं, मैंगलोर के अंदर, विशाखापट्टनम के अंदर और पड्डूर के अंदर। ये ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 को अप्रूवल मिल चुकी है। वो 2 कहाँ पे हैं? पड्डूर के अंदर एक और खुदेगा और एक खुदेगा चंडीखोल के अंदर।
ये पांचों नाम आपको याद करने की कोशिश करनी है, और ये भी याद रखना है ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। एक और फैक्ट इसमें जो आपको ध्यान देना है वो ये कि एक आपकी एजेंसी बनी हुई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहती है कि हर एक देश को कम से कम 90 दिन के पेट्रोलियम रिजर्व को स्टॉक पाइल रखना चाहिए कि कल को अगर कोई दिक्कत आ जाए तो उससे ओवरकम किया जा सके। तो ये याद रखेंगे और ये सब आपको याद रखना है। जल जीवन मिशन, ये डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आती है, उसके अंदर ये डिपार्टमेंट है ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन का। उन्होंने एक ये मिशन बनाया जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन क्या कहता है, वो कहता है कि 2024 तक 2024 तक हम हर एक घर में, घर की बात हो रही है यहाँ पे, गाँव की बात नहीं हो रही, शहर की नहीं हो रही, हम हर एक घर के अंदर टैप कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। एक ऐसी टोटी, एक ऐसा टैप कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे जो फंक्शनल होगा, और हर एक घर को 2024 तक कम से कम 55 लीटर का पानी हर एक इंसान के लिए मिलेगा। यानी कि मान लीजिए एक घर के अंदर 2 लोग रहते हैं तो इसके लिए 55 लीटर प्लस 55 लीटर हर दिन मिलेगा। अगर किसी घर में 4 लोग हैं तो 4 × 55 लीटर हर दिन पानी मिलेगा। ठीक है, सीधा घर में पानी पहुंचाने की बात हो रही है। इतना ही आप इसके अंदर याद रखेंगे। बाकी ये थोड़ा सा फंडिंग आपको देखनी है। फंडिंग ये है कि इसके अंदर सेंटर और स्टेट का जो शेयर है वो हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर 90-10 के बराबर है। यानी कि अगर 100 रुपये खर्च हो रहे हैं तो 90 रुपये केंद्र देगा और 10 रुपये जो है वो स्टेट देगी। नॉर्थ ईस्ट की 7 स्टेट्स को छोड़ के, सिक्किम और हिमालयन स्टेट्स को छोड़ के जितनी भी बाकी स्टेट्स बची उन सब के अंदर सेंटर 50 रुपये देगा और स्टेट जो है वो 50 रुपये देगी। घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए हमें जो ग्रे वाटर है उस ग्रे वाटर को रिचार्ज करना होगा, उसको रीयूज करना होगा। हमें कोशिश करनी होगी कि जितना भी पानी ऊपर से आ रहा है यानी कि रेन हो रही है उसको हम अच्छे से हार्वेस्ट कर सके ताकि कम वेस्टेज हो, स्टोर करके हम उसको यूज़ कर सकें। पानी की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, उसको हम कंजर्व करें। इन सब के लिए जन आंदोलन लाना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पब्लिक के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकती, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान। जब तक जन आंदोलन नहीं आएगा, हर एक आदमी कूड़ा रोड पे फेंकना बंद नहीं करेगा, घरों के अंदर कूड़े को ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट के अंदर सेग्रीगेट नहीं करेगा, तब तक स्वच्छ भारत अभियान जो है वो सफल नहीं हो सकता। उसी तरह हमारा ये जो जल जीवन मिशन है, जीवन कैसे आएगा, जब घर घर में साफ पानी पहुंचेगा। 2024 तक हम पहुंचाएंगे और ये तभी पॉसिबल है जब आप ब्रश करते हुए टोटी बंद करें, हाथ धोते हुए कम पानी यूज करें। जल जीवन मिशन का ये अर्बन कंपोनेंट है। अर्बन कंपोनेंट, जब भी पानी और अर्बन एरिया की बात होगी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अर्बन एरिया के अंदर सीवर होते हैं, तो उन सीवर को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अर्बन एरिया में क्या होता है, कोई भी पॉन्ड था, मान लीजिए कहीं पे कोई तालाब था, तो क्या करते हैं, बिल्डिंग की ज़रूरत है, इस तालाब को मिट्टी डाल के भर देते हैं और इसके ऊपर ही मकान खड़ा कर देते हैं। ठीक है, जैसा बेंगलोर में हुआ, चेन्नई में जो अर्बन फ्लड आए थे वो इन चीज़ों की वजह से हुए थे। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि ये जो पुराने तालाब थे इनको दोबारा से जिंदा किया जाए, रेजुविनेट किया जाए। ठीक है, ऐसे तालाबों को रेजुविनेट किया जाए, सीवर की ट्रीटमेंट की जाए, वाटर बॉडीज और जो पानी था उस पानी को कंजर्व किया जाए। तो अर्बन मिशन के अंदर आपको याद रखना है कि हम चाहते हैं कि ये सारा काम करने के बाद अर्बन एरिया की भी जितनी भी डिमांड है उस डिमांड का 20% पानी इन चीज़ों से आए, सीवरेज को ट्रीट करके, जो वाटर बॉडीज थी उनको कंजर्व करके। यानी कि रीयूज्ड वाटर कितना होना चाहिए, 20% होना चाहिए। ये अर्बन कॉम्पोनेंट है। अर्बन कॉम्पोनेंट में फंडिंग पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है। हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर कितना रहेगा, सेंटर जो है वो 90 देगी और स्टेट्स 10 देंगी। जो शहर ऐसे हैं जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ पे सेंटर 10 देगी, सेंटर 50 देगी और स्टेट भी 50 देगी। जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से लेके 10 लाख से कम है, 1 लाख से ज़्यादा है पर 10 लाख से कम है, 1 मिलियन 10 लाख होता है, वहाँ पे फंडिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, 33 और 67 हो जाता है। जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज़्यादा है वहाँ पे फंडिंग पैटर्न 25:75 हो जाता है। मिशन इंद्रधनुष से पहले आप वो देख लीजिए, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमने 1970s में स्टार्ट किया था, आई थिंक 1978 के अंदर स्टार्ट किया था। तो इस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर क्या किया जाता था, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको वैक्सीन देके प्रिवेंट किया जा सकता है। ऐसी बीमारियों को कहा जाता है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस।
तो वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती थी, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन 2014 में ये पाया गया कि 1978 से प्रोग्राम चल तो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 2 साल से कम है, और बहुत सारी प्रेग्नेंट विमेन हैं जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में हमने स्टार्ट किया मिशन इंद्रधनुष, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ऐसे लोग जिनको अभी तक इम्यूनाइजेशन नहीं मिली है वहां तक इम्यूनाइजेशन को हम लेके जाएंगे, और हर एक बच्चा और प्रेग्नेंट वुमेन को फुल इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड की जाएगी। आपको यहाँ पे फैक्ट याद रखना है कि इंडिया के अंदर किन किन बीमारियों के लिए इम्यूनाइजेशन की जाती है। तो इंडिया के अंदर 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज हैं जिसके लिए हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं, और ये आपको याद करनी है। थोड़ा सा मुश्किल है पर आप याद करने की कोशिश करेंगे। मैंने इसको कैसे याद किया था, मैंने इसको याद किया है ऐसे, डीपीटी, डीपीटी वेस्ट बंगाल में रहता, डीपीटी वेस्ट बंगाल में रहता मगर पढ़ाई पटना जाकर, डीपीटी वेस्ट बंगाल में रहता मगर पढ़ाई पटना जाकर तब भी रोता, डीपीटी वेस्ट बंगाल में रहता मगर पढ़ाई पटना जाकर तब भी रोता। अब फुल फॉर्म क्या है इनकी, इनकी फुल फॉर्म है डिप्थेरिया, पोलियो, टिटनस। डब्ल्यू से है वोपिंग कफ, और बी से है हेपेटाइटिस बी। डिप्थेरिया, पोलियो, टिटनस, वोपिंग कफ, हेपेटाइटिस बी। एमआर, एमआर ये एक सिंगल बीमारी का नाम होता है, इसको कहा जाता है मीजल्स रूबेला, म्यूजल्स रूबेला। एमपी, ये वाला एमपी है आपका, ये है मेनिंजाइटिस एंड निमोनिया, ये दोनों भी साथ में, मेनिंजाइटिस एंड निमोनिया। निमोनिया कर लिया तो अगला पी क्या है, निमोनिया कर लिया तो और न्यूमोकोकल, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये वर्ड आपको जरूर याद रखना है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये भी प्रोवाइड की जाती है। जे से आता है आपका जैपनीज एंसेफेलाइटिस, जैपनीज एंसेफेलाइटिस। टी से आपका टीबी, टी से आपका टीबी, टी से आपका टीबी हो गया, और बी से आपका है इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। और आर से है आपका रोटा वायरस, आर से है रोटा वायरस। ये सारे आपको याद करने हैं, आपको ऐसे 3-4 नाम दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर आता है, ठीक है। तो ये सारे आप याद करने की कोशिश करेंगे, एक मैंने शॉर्ट में बता दिया, 2-3 बार रिपीट पे सुनिए, हाथ से लिखिए, ये याद हो जाएगा। तो ये हमारी 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज थी। 2014 में मिशन इंद्रधनुष आता है, 2017 में हम इस मिशन इंद्रधनुष को और भी इंटेंसिफाई कर देते हैं कि हम हर एक बच्चे तक पहुंचे। 2019 के अंदर जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष था उसका सेकंड फेज आता है, जिसके अंदर जिनके पास वैक्सीन नहीं पहुंची वहां तक पहुंचते हैं। सबका ऑब्जेक्टिव सेम है, बस अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, और आपको ये किस तरह से लिखा है ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखेंगे कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 का टारगेट क्या है। 3.0 का टारगेट है कि हमने पहले से 250 डिस्ट्रिक्ट और अर्बन एरियाज को आइडेंटिफाई किया है। ये अर्बन एरियाज के अंदर क्या हो सकता है, देखिए बहुत सारे कोरोना के टाइम पे माइग्रेंट्स एक जगह से दूसरी जगह गए थे, और बहुत सारे ऐसे हुए होंगे कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से उनकी वैक्सीनेशन मिस हो गई होगी, तो उनको यहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोवाइड करनी है। प्लस कुछ लोग रिमोट एरियाज में रहते होंगे जहाँ पे पहुँचना मुश्किल होगा, उन एरियाज तक पहुँच के उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाएगी। अभी तक हमने जो भी काम किया है उन सारे गेन्स को कंसोलिडेट करना है, उनको और भी मजबूत बनाना है 3.0 के अंदर। ये हमारा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो कि न्यूज़ में था। टारगेट क्या है हमारे 3.0 का कि 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज हो जाए हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फोकस किसके ऊपर है, उनके ऊपर जो जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपनी डोज को मिस किया होगा। ड्रिप, ड्रिप क्या होता है, ये वर्ल्ड बैंक ड्रिप के अंदर आप याद रखेंगे, ड्रिप पानी की बूंद ड्रिप ना करे, हमें ये कोशिश करनी है पानी की बूंद ड्रिप ना करे, कहाँ से, डैम से ड्रिप ना करे। तो ड्रिप किस लिए है, हम इसके अंदर जो हमारे डैम हैं उन डैम्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, उनको रिहेबिलिटेट करेंगे, और ये करने में क्योंकि डैम्स बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो ये खर्चा हमें कौन हेल्प करेगा, इस खर्चे को उठाने में वर्ल्ड बैंक करेगा और AIIB करेगा। तो ये आपको याद रखना है कि हमें ड्रिप प्रोग्राम के अंदर इंटरनेशनल हेल्प मिल रही है 2 इंटरनेशनल बैंक से। इसके अंदर हम लगभग 250 डैम्स को कवर करेंगे। कौन से मंत्रालय के अंदर आता है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ड्रिप से हम क्या याद रखेंगे, बूंद को बचाना है ताकि वो डैम से बाहर ना आ जाए, तो डैम को इम्प्रूव करना है, डैम की सेफ्टी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा आ रहा है वर्ल्ड बैंक से और AIIB से आ रहा है।
नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन हमने ऑलरेडी इंस्पायर के अंदर देख लिया कि ये दोस्त की ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, इंस्पायर अवार्ड याद है, मानक, मानक देखा था हमने, जिसके अंदर हम मिलियन माइंड से मिलियन आइडियाज निकलवाने वाले हैं। ठीक है, वो याद कीजिए। तो एक पोर्टल बना है, ये अलग से न्यूज़ में था, और वो पोर्टल क्या है, नेशनल इनोवेशन पोर्टल बना है, जहाँ पे इंडिया की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ये याद रखना है, इंडिया की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ऐसे बहुत सारे होंगे, एक नॉलेज मैं आपको देता हूँ, दूध में हल्दी डाल के पीते हैं, ये इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज है कि इससे हमारा दर्द कम हो जाता है, एंटीबायोटिक की तरह भी काम करता है वो। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज को हमें एक डेटाबेस के अंदर रखना है, इसको संजो के रखना है, तो उससे ये नॉलेज बाकी लोग भी देख पाएंगे और इसको यूज़ कर पाएंगे। तो बस इतना याद करिए कि कौन बना रहा है इसको, नेशनल इनोवेशन पोर्टल आपका नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के अंदर है, जो कि दोस्त के अंदर आता है। इंस्पायर मानक अवार्ड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन कमीशन इशू करता है इसको, इलेक्शन के टाइम पे आपने देखा होगा। डिजी लॉकर का मंत्रालय याद रखेंगे, डिजी लॉकर क्या है, डिजिटल लॉकर, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, और बहुत सारी जगहों पे आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं, तो आप डायरेक्टली डिजी लॉकर में उन डॉक्यूमेंट्स को दिखा सकते हैं, वहाँ से वेरिफिकेशन भी ईजी हो जाती है। पर इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस इतना याद रखिए, डिजिटल लॉकर में डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। कौन से मंत्रालय का है, मेती का है, मेती, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारा कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि ऐसी जो भी कंपनियां हैं जो कि थोड़ी बड़ी हो चुकी हैं, थोड़ी बड़ी मतलब क्या, कि हर साल उनका जो टर्नओवर है, उनका टर्नओवर 1,000 करोड़ के आसपास का होता है, या फिर उस कंपनी की जो वैल्यू है, जो उसकी नेटवर्थ है, वो वैल्यू 500 करोड़ की हो चुकी है, या फिर वो कंपनी साल में 5 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, तो ऐसी कंपनियां जो साल में 1,000 करोड़ का सामान बेचती है, यानी कि उसका टर्नओवर 1,000 करोड़ का है, जिसकी वैल्यू यानी नेटवर्थ 500 करोड़ की है, या फिर वो 5 करोड़ का प्रॉफिट लेती है, ऐसी कंपनियों को अपने प्रॉफिट का, अपने वो क्या करेगी, ऐसी जो कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, वो अपने पिछले 3 सालों का प्रॉफिट देखेंगी, 3 सालों का प्रॉफिट देखेंगी, इन 3 सालों के प्रॉफिट का वो एवरेज निकालेंगी, इनका एवरेज निकालेंगी, और जो एवरेज आएगा उसका 2%, 2% वो क्या करेंगे, वो सोसाइटी के ऊपर खर्च करेंगे। ठीक है, कॉरपोरेट का कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम जिस समाज में काम करके कमा रहे हो, जहां से इतना ज्यादा प्रॉफिट ले रहे हो, 5-5 करोड़ का प्रॉफिट ले रहे हो, उस समाज को तुम्हें कुछ वापस देना होगा। तो ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, कहाँ पे लिखा है, कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। इंडिया ऐसी पहली कंट्री है जहां पे इस कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्ट के अंदर लिखा गया है। तो यहाँ पे कहाँ पे, समाज को तो देना है वापस, पर समाज में कैसे देना है, तो इसी एक्ट में एक शेड्यूल बना हुआ है, एक लिस्ट बनी हुई है, शेड्यूल का नाम है शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 के अंदर कुछ एक्टिविटी लिखी हैं, उन एक्टिविटी के ऊपर ये जो 2% पैसा है, ये पैसा खर्च किया जाएगा। तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। न्यूज़ में क्या था, पहले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो ये 2% का टारगेट है, अगर कोई सीएसआर के कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करता था तो उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस भी लगाया जा सकता था, लेकिन अब ये हटा दिया, अब ये सिर्फ सिविल ऑफेंस है, क्रिमिनल नहीं रहा। सिविल ऑफेंस के अंदर तुम्हें सिर्फ पैसा देना होता है, क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर तुम्हें जेल भी हो सकती है, तो अब ये वाली चीज हटा दी है, अब वो सिर्फ एक सिविल ऑफेंस रह गया है। तो एक तो इस वजह से न्यूज में था, दूसरा वो न्यूज में इसलिए था क्योंकि पहले कंपनी क्या करती थी, अपने इस प्रॉफिट को किसी एनजीओ को दे देती थी, ये जो एनजीओ है ये, या फिर किसी और कंपनी में लगा देती थी, किसी एक्टिविटी में लगा देती थी, इस एक्टिविटी से कुछ पैसा निकल के आता था और कंपनी वो पैसा रख लेती थी। तो अब ये कह दिया है, ये क्लैरिफाई कर दिया है कि सीएसआर की वजह से, सीएसआर के पैसे से तुमने अगर कोई एक्टिविटी करी, तुमने समाज को कुछ पैसा दिया और उस एक्टिविटी से कोई प्रॉफिट जनरेट होता है, तो वो जो प्रॉफिट है उसको तुम्हें दोबारा से सीएसआर में ही लगाना पड़ेगा, कंपनी उस प्रॉफिट को अपनी जेब में नहीं डाल सकती। तो ये क्लैरिफाई किया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सीएसआर की डेफिनेशन है, और ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहा, ये इतना इंपॉर्टेंट है। प्रवासी भारतीय दिवस हमारे यहाँ पे 9 जनवरी को हर 2 साल में मनाया जाता है। 9 जनवरी क्यों, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, तो इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो हम मना रहे हैं। कब से मना रहे हैं, 2003 से ये मनाया जा रहा है। कौन सा मंत्रालय बनाता है, इसके अंदर ऐसे लोग जो कि इंडिया से जिनकी रूट्स जुड़ी हुई हैं, उन लोगों को
उन लोगों के साथ एंगेज किया जाता है, उन लोगों से बातचीत की जाती है, और कुछ ऐसे लोग जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन बाहर रहते हैं और अब वो बाहर के हो चुके हैं, उन लोगों से बात भी करते हैं, साथ के साथ उन्हें सम्मानित किया जाता है, उन्हें कुछ अवार्ड दिए जाते हैं। कौन करता है ये सारा काम? ये सारा काम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करती है। ये उसका एक फ्लैगशिप इवेंट होता है जिसके अंदर हम ओवरसीज इंडियंस के साथ एंगेजमेंट को इंक्रीज करते हैं और उनके साथ कॉन्टैक्ट को इंक्रीज करते हैं। हर 2 साल में एक बार होता है। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया जाता है। तो इसके अंदर आप याद रखेंगे कि ये अवार्ड किस किस को दिया जाता है। ये हाईएस्ट ऑनर है जो कि किसी भी ओवरसीज इंडियन को इंडिया देती है। ओवरसीज इंडियन होना चाहिए, उसी को मिलेगा। तो उसकी डेफिनेशन में कौन कौन आता है? एनआरआई हो गए, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको एनआरआई या फिर पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन चला रहे हैं वो हो गया। तो इन तीनों को हाईएस्ट अवार्ड जो दिया जा सकता है इंडिया की तरफ से वो है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देती है और प्रेसिडेंट इसको पेश करता है। इनको जो देना होता है सेरेमनी के अंदर वो प्रेसिडेंट देता है। इस साल की आप थीम देख सकते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ये थीम थी। और किन किन को मिला, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको ये याद करने की कोशिश करनी है। सूरीनाम के जो प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इनको हमने अवार्ड दिया है। ये सूरीनाम के प्रेसिडेंट हैं, यानी कि इंडियन सिटीजन नहीं है, लेकिन आप नाम से देख सकते हैं कि इनका इंडिया के साथ कुछ रूट्स रही होंगी। ये हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। कुराकाओ के पीएम है यूजीन रुखेनाथ, ठीक है, ये भी आप याद करने की कोशिश करेंगे। न्यूजीलैंड के एक मंत्री बनी है जिसका नाम है प्रियंका राधाकृष्णन, उनको भी अवार्ड मिला है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फोरम है, इसके जो सीईओ हैं मुकेश अघी, इनको भी अवार्ड दिया गया। ये तीनों नाम आप याद करने की कोशिश करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर कुछ पीएसयूज आते हैं। इन पीएसयूज ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम देश के अंदर थोड़ी एनर्जी एफिशिएंसी लाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने भी पुराने ज़माने के बल्ब चले आ रहे हैं, सीएफएल चले आ रहे हैं, इनकेंडेसेंट लैंप चलते आ रहे हैं, हम उन सबको रिप्लेस कर देंगे एक एनर्जी एफिशिएंट बिजली के सोर्स से। और वो कौन सा है? वो है एलईडी बल्ब्स। तो एलईडी बल्ब कम कम एनर्जी लेते हैं, कम पावर खींचते हैं, तो एलईडी बल्ब लगाए जाएंगे। तो इसके लिए ये जो पीएसयूज हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर बनाया और जॉइंट वेंचर का नाम है ईईएसएल। ईईएसएल क्या कर रहा है? ये 2 प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर रहा है। एक प्रोग्राम का नाम है उजाला और दूसरे प्रोग्राम का नाम है एसएलएनपी। एसएलएनपी है स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम, स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम। स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम के अंदर ईईएसएल क्या करता है, जो भी स्ट्रीट पे लाइट्स हैं उनको एफिशिएंट एलईडीज के साथ बदल देता है, ठीक है। तो इन सबको ये चेंज करेगा। इसके ईएसएल ये काम करने के कोई भी पैसे नहीं ले रहा है। म्यूनिसिपैलिटी जो है, म्यूनिसिपैलिटी ईएसएल को धीरे धीरे ये पैसे चुकाती रहेगी। तो शुरुआत में कोई भी पैसे नहीं ले रहा, अपनी जेब से ये सारा खर्चा करे जा रहा है, स्ट्रीट लाइट को चेंज कर रहा है ईएसएल, और बाद में म्यूनिसिपैलिटी इसको पैसा दे देगी। ईएसएल की फुल फॉर्म है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। उजाला के अंदर क्या कर रहे हैं? उजाला के अंदर हम जो डोमेस्टिक लाइटिंग है, डोमेस्टिक लाइटिंग को चेंज कर चाहते हैं, यानी घरों के अंदर जो बल्ब लग रहे हैं, तो घरों के अंदर हम इनकैंडेसेंट लैंप लगाते थे, उनको रिप्लेस करके एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। तो काफ़ी सस्ते रेट पे आपको एलईडी बल्ब इन्होंने प्रोवाइड करने की कोशिश की। 77 करोड़ बल्ब लैंप्स को इन्होंने रिप्लेस किया है। तो ये 2 स्कीम है, किस मंत्रालय के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। कौन इंप्लीमेंट कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है क्या चीज़? ये एक जॉइंट वेंचर है, किसका? पीएसयूज का। ऐसे पीएसयूज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आते हैं। अवार्ड्स जो हैं, देखिए कुछ अवार्ड्स सरकार देती है जैसे नेशनल अवार्ड्स हो गए, कुछ अवार्ड जो हैं वो इंडिपेंडेंटली लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह देती हैं। तो प्राइवेट या फिर इंडिपेंडेंट ऑनर की अगर बात की जाए तो सबसे हाईएस्ट ऑनर होता है स्कॉच चैलेंजर अवार्ड। कौन देता है? ये स्कॉच ग्रुप देता है। स्कॉच ग्रुप एक थिंक टैंक है। ये थिंक टैंक क्या करता है? देश के जितने भी सोशल और इकोनॉमिक इशूज हैं उनके बारे में सोचता है, इनके बारे में विचार करता है, उनके बारे में रिसर्च करता है। ये हाईएस्ट अवार्ड है जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी दे रही है, स्कॉच ग्रुप दे रहा है। किसको मिला है ये अवार्ड? ये मिला है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने अपने फंक्शनिंग के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ किया और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ट्रांसपेरेंसी लेके आए, इसलिए स्कॉच
चैलेंजर अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को। स्वामित्व स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, पंचायत से ही जुड़ी हुई है, इसलिए इसके नीचे लिखिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट पंचायती राज के डिपार्टमेंट, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सर्वे ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे इस स्वामित्व स्कीम के अंदर जुड़े हुए हैं। अगर आपसे कोई एक मंत्रालय पूछा जाए तो स्वामित्व का आप मंत्रालय बनाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज इसके अंदर क्या काम कर रही है, इसके अंदर रूरल इंडिया के अंदर, गांव के अंदर जितनी भी जमीन है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा, मुआयना किया जाएगा और फिर मुआयना करके ये पता लगाएगा कि उस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, और फिर ये जो ओनरशिप है, ये ओनरशिप का रिकॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, ये ओनरशिप का रिकॉर्ड बन जाएगा। आज की डेट में इंडिया के अंदर जो जमीन है वो ओनरशिप से नहीं, वो पोजेशन से होती है। ठीक है, लेकिन स्वामित्व स्कीम आने के बाद पोजेशन की वजह से क्या दिक्कत क्या आती है, मान लीजिए ये कोई जमीन का टुकड़ा है, आप वो खेत खरीदने जाएंगे तो गांव में आप बहुत देखेंगे कि आप खेत खरीद रहे हैं, आप बात कर रहे हैं सुमित से, लेकिन बाद में पता चलता है कि सुमित और अमित के बीच में ऑलरेडी लड़ाई हो रखी है और दोनों के दोनों कह रहे हैं कि ये मेरा खेत था, इसने कब्जा कर लिया इसके ऊपर। तो अब स्वामित्व स्कीम क्या करेगी, सारे के सारे जो रूरल इंडिया है वहां की प्रॉपर्टी का सर्वे करके ये जो राइट है कि ये किसकी जमीन थी वो डिसाइड हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, देखिए जब इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, केस जो है वो कोर्ट के अंदर पड़ा है, तो क्या आप इस जमीन को खरीद पाएंगे, आप इस जमीन को खरीद नहीं पाएंगे। जो चीज बिक नहीं सकती उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। क्या तुम उस प्रॉपर्टी को बेच के इसके ऊपर रोड बना सकते हो, क्या तुम उस प्रॉपर्टी को खरीद के उसके ऊपर मॉल बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो इसीलिए स्वामित्व स्कीम को लेके आए हैं, कौन लेके आया, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लेके आई है। क्यों, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर ये झगड़े ज्यादा हैं, याद करने के लिए बता रहा हूँ, झगड़े ज्यादा हैं, होते हर जगह। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, स्टेट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट, क्योंकि जो जमीन है, जमीन से क्या मिलता है, जमीन से टैक्स मिलता है, इसलिए स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फिर सर्वे ऑफ इंडिया। ई ग्राम स्वराज पोर्टल क्या होता है, ये जितने भी ग्राम पंचायत के जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, ग्राम पंचायत के कौन कौन मेंबर हैं और कौन कौन क्या क्या काम करता है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पे डाल दी जाएगी। बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो स्कॉच चैलेंजर अवार्ड है, ये किसको मिला था, ये मिला था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को। क्यों मिला था, क्योंकि उसने बहुत सारे आईटी इनिशिएटिव लिए। तो उसमें एक तो आपका स्वामित्व है, दूसरा आपका हो जाएगा ई ग्राम स्वराज पोर्टल, पोर्टल यानी कि कोई वेबसाइट बनाई जा रही है। फिर जो ऑडिटिंग होती है, पंचायती राज के कामों की ऑडिटिंग होती है, जांच परख होती है, वो भी ऑनलाइन कर दी गई है। ठीक है, तो इसके लिए भी एक ऐप डेवलप की है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको नाम याद करना है, ग्राम मानचित्र। ग्राम मानचित्र क्या करता है, ये स्पेशियल प्लानिंग करता है, जो भी जमीन है उसकी कैसे प्लानिंग हो, वो सारी चीजें ये ग्राम मानचित्र के अंदर देखा जाता है। श्रम शक्ति पोर्टल बेहद इंपॉर्टेंट पोर्टल है, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। किस मंत्रालय के अंदर आता है श्रम शक्ति पोर्टल, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर। श्रम शक्ति मजदूर, मजदूरों की शक्ति, ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, माइग्रेंट वर्कर्स का डेटा इकट्ठा करने का काम है श्रम शक्ति पोर्टल का। यानी जितने भी ट्राइबल पॉपुलेशन के माइग्रेंट्स थे, वो किस उसमें आते हैं, किस ट्राइब में आते हैं, उनकी क्या क्या स्किल है, वो कैसे कैसे अपना लिवलीहुड चला सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इस पोर्टल के ऊपर रिकॉर्ड कर दी जाएगी, ताकि जैसे ही डिमांड आए हम देखें कि किसकी स्किल उससे मैच करती है, वो दे दिया जाए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इन्फॉर्मेशन होगी तो इन्फॉर्मेशन को ही आप डिमांड के साथ मैच कर सकते हो। तो ये काम था श्रम शक्ति पोर्टल का। फिर सागरमाला सी प्लेन सर्विस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उसके अंदर आएगा। मिनिस्ट्री कौन सी है, सी प्लेन से ही आप याद करने की कोशिश करेंगे। इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। इस सर्विस को इस सर्विस को कौन देखेगा, कौन इंप्लीमेंट करेगा, इसको इंप्लीमेंट करेगा एक कंपनी, इंप्लीमेंट करेगी। कंपनी की का नाम क्या है, सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर आती है, वो ये सी प्लेन सर्विसेज लेके आएगी। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वाटर का रिजर्वायर है, इस रिजर्वायर के ऊपर एक प्लेन आता है और प्लेन इस पानी के ऊपर लैंड कर जाता है, उसको कहा जाता है सी प्लेन। तो ये टूरिज्म के लिए हम करने की कोशिश करें और साथ के साथ आना जाना भी थोड़ा इजी होगा। 2020 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था। ठीक है, केवड़िया से लेके साबरमती तक एक सी प्लेन सर्विस उन्होंने लॉन्च की थी।
इस बार न्यूज़ में क्यों था, जो आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इन सब के ऊपर प्रपोजल है। 2-3 बार रीड करके चले जाना, क्योंकि अभी तक ये प्रपोज्ड है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर सी प्लेन सर्विस क्या होता है आप वो याद रखेंगे, किस मंत्रालय के अंदर आता है ये याद रखेंगे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर आता है ये सागरमाला सी प्लेन सर्विस। सागरमाला प्रोजेक्ट क्या होता है, देखिए इंडिया की अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें, ये इंडिया की कोस्ट लाइन है और यहाँ पे सारे में पानी है, बहुत ही वास्ट कोस्ट लाइन है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिप्स आ सकती हैं। लेकिन शिप कब आएंगी, कब यहाँ पे शिप आएंगी और कैसे यहाँ पे शिप जाएंगी, जब यहाँ पे जो पोर्ट है ये पोर्ट अच्छे से डेवलप्ड हो। ये जो पोर्ट है ये पोर्ट मॉडर्न होने चाहिए, पोर्ट मॉडर्न होने चाहिए और डेवलप होने चाहिए। तो जो सागरमाला प्रोजेक्ट है वो यही काम करता है, इन पोर्ट्स को नए नए पोर्ट्स डेवलप करता है, जो पुराने पोर्ट्स थे उनको मॉडर्नाइज करता है, उनको नया बनाता है। तो ये सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर होता है। दूसरा काम वो क्या करता है, देखिए ये पोर्ट है, इस पोर्ट से हमें कोई भी सामान अगर भेजना है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लोहा खोदा, आयरन की माइनिंग कर ली और इस आयरन को मुझे कहीं पे एक्सपोर्ट करना है, तो ये जो आयरन है इसको पहले मैं किसी भी तरह से रोड से या फिर रेलवे से पोर्ट तक लेके आऊँगा, फिर पोर्ट में शिप पे ला दूंगा और फिर वो शिप जो है वो जहाँ पे भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे इसको लेके चली जाएगी। तो यहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है इस रोड और रेल नेटवर्क की। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि पोर्ट के साथ, पोर्ट और जहाँ से हमें सामान ले जाना है, इनके बीच में क्या होना चाहिए, इनके बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो हम इस कनेक्टिविटी को कहते हैं हिंटरलैंड कनेक्टिविटी। हिंटरलैंड का मतलब है कि इंडिया के पोर्ट से दूर दराज के जो एरिया हैं वो भी पोर्ट से कनेक्ट होने चाहिए, ताकि सामान को जल्दी से लाया ले जाया जा सके और उसको एक्सपोर्ट कर दिया जा सके। किसी भी जगह की जब आप डेवलप कर रहे हैं तो आप वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को डेवलप करना नहीं भूल सकते। जब भी आप एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे या नौकरी में लगेंगे, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि आपको इस कोस्ट की, जहाँ पे ये पोर्ट बन रहा है, इस एरिया में जितने भी लोग रह रहे होंगे, इस कोस्ट में जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, उनको डेवलप करना है, ठीक है। उनको भी तो नौकरी मिलनी चाहिए, आप उनके एरिया में आके काम कर रहे हैं, वहाँ पे पोर्ट कर रहे हैं, पोर्ट बना रहे हैं, तो उन्हें भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और एक तीसरी चीज़ हम क्या करेंगे, हमें पोर्ट से क्या करना है, मेजरली तो हम पैसा देखेंगे ना, पोर्ट से पैसा कैसे आ सकता है। तो इस पोर्ट के आसपास ही हम कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्रीज लगा दी जाए, इस पोर्ट्स के आसपास इंडस्ट्री लगा दी जाए। तो क्या क्या काम कर रहे हैं हम सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर, हम पहले तो नए पोर्ट बना रहे हैं, जो पुराने पोर्ट हैं उनको मॉडर्नाइज कर रहे हैं, फिर इन पोर्ट्स के आसपास इंडस्ट्री लगा रहे हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री लगाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ज़्यादातर इंडस्ट्री कहाँ से आएंगी, दूर दराज के एरिया से आएंगी। तो उन एरिया के अंदर क्या करना है, हमें हिंटरलैंड कनेक्टिविटी करनी है, हिंटरलैंड कनेक्टिविटी करनी है। जब आप इतना काम कर रहे हैं तो उस एरिया के आसपास के जितने भी लोग होंगे उनको डेवलप करना मत भूलना। तो कोस्टल कम्युनिटी की डेवलपमेंट की जा रही है। ये सारा का सारा सागरमाला प्रोजेक्ट के कॉम्पोनेंट्स हैं। किस मंत्रालय में आते हैं, वही मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर ये आता है, ठीक है। ये सारे के सारे वही पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको समझाए हैं। फिर आता है पीएम वानी। वानी वानी आप आज की डेट में तो कोई भी चीज़ हो रही है वो बिना इंटरनेट के हो ही नहीं रही, तो ये जो वानी है ये वानी भी वाईफाई से ही जाएगी। तो वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस प्रोवाइड किए जाएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ आप ऐसे मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई शॉप बना दी जाएगी और ये जो शॉप है ये क्या कर रहा है, ये वाईफाई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आप वहाँ पे जाइए, 10 रुपये दीजिए, 1 घंटा इंटरनेट यूज़ करके आ जाइए, ठीक है। या फिर आप उसके आसपास खड़े हैं, आपको वाईफाई की सर्विसेज मिल रही है। तो ये जो शॉप्स हैं, इन शॉप्स को कहा जाएगा पब्लिक डेटा ऑफिसेज। पब्लिक डेटा ऑफिसेज, इनको खोलने के लिए आपको कोई भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन सब के ऊपर किसी की लगाम रहेगी। ऐसा नहीं है ना कि कोई भी खोल के बैठ जाएगा। तो एक सेंट्रल रजिस्ट्री बनेगी, सेंट्रल रजिस्ट्री का नाम होगा सी डॉट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक। ये एक सेंट्रल रजिस्ट्री होगी जहाँ पे सारे के सारे पीडीओस का नाम लिखे जाएंगे। दूसरा एक बनाया जाएगा पीडीओ, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर बनाया जाएगा, एग्रीगेटर बनाया जाएगा। वो क्या करेगा, वो सारे के सारे पीडीओस का हिसाब रखेगा और उनको ऑथराइज करेगा कि हाँ तुम पब्लिक वाईफाई नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते हो। लाइसेंस कोई नहीं है, लेकिन ये जो एग्रीगेटर है ये उसको ऑथराइज करने की कोशिश करेगा। इतना ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये आएगा कि पीएम वानी किससे जुड़ा हुआ है। तो आप उसमें लिख सकते हैं कि वाईफाई एक्सेस नेटवर्क है, वाईफाई से जुड़ा हुआ है, पब्लिक वाईफाई नेटवर्क प्रोवाइड किए जाएंगे पूरे देश के अंदर, पब्लिक डेटा ऑफिसेज बनेंगे जो कि वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये स्मॉल शॉप्स की तरह होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखनी है। एक भारत नेट है,
पूरे देश के अंदर तो हम पब्लिक डेटा ऑफिसेज बना के वानी प्रोवाइड कर रहे हैं, वाईफाई प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में होती हैं ग्राम पंचायत। इन ग्राम पंचायत का काम बहुत अच्छे से चलता रहे और सारी ग्राम पंचायत आपस में कनेक्टेड रहें, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम बना रहे हैं भारत नेट। भारत नेट ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। बी से भारत, भारत का मतलब रूरल इंडिया। इंडिया आज की डेट में दो है, एक भारत है, ठीक है, बहुत सारे आप आर्टिकल्स एडिटोरियल पढ़ेंगे जहाँ पे भारत और इंडिया के बीच में डिवाइड की बात की जाती है। भारत है रूरल इंडिया और इंडिया है आपका अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया में बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, इंटरनेट हो गया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो लगेंगे प्राइवेट वो इंडिया के अंदर लगेंगे। तो कहा जाता है कि इस रेस के अंदर इंडिया बहुत आगे निकल गया है, लेकिन भारत के ऊपर नज़र नहीं जाती है, क्योंकि जो पैसा है वो इंडिया में यानी कि अर्बन एरिया में कंसंट्रेट हो गया। तो हर एक चीज़ अर्बन एरिया में पहुंच रही है, भारत में नहीं पहुंच रही। तो जो भारत नेट है वो भारत में पहुंचा रहा है, यानी रूरल एरिया में ग्राम पंचायतों को पहुंचा रहा है। और ग्राम पंचायत में क्या कर रहा है कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं इंडिया के अंदर, उन सभी को ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी भारत नेट के अंदर। ठीक है, पीएम वानी पूरे देश के अंदर वाईफाई नेटवर्क और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भारत उसमें ग्राम पंचायत के अंदर प्रोवाइड की जाएगी भारत नेट के अंदर। फिर आता है हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ, देखिए यूथ आ गया और खेल आ गया, तो स्पोर्ट्स और यूथ से जुड़ा हुआ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इस स्कीम के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं, हम इंडिया के अंदर, इंडिया में कितने अच्छे अच्छे एथलीट हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे इंडिया का ओलंपिक्स के अंदर भी रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं, इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स कल्चर को रिवाइव कर रहे हैं। आप कभी बचपन में अपने घर पे बोलते हैं मुझे क्रिकेटर, फुटबॉलर या बास्केटबॉल प्लेयर बनना है, तो 2 थप्पड़ मार के बोलते हैं जाके मैथ्स पढ़, आगे जाके साइंस लियो। ठीक है, पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्या करेंगी, ये इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स के कल्चर को रिवाइव करेंगी। ये टैलेंटेड प्लेयर्स को रिकॉग्नाइज करेंगी, टैलेंटेड प्लेयर्स को ढूंढेगी कि कौन कौन अपने अपने स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी अच्छा है। उनको 8 सालों तक, उनको कब तक, 8 सालों तक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। उनको 8 सालों तक हर साल 5 लाख रुपए दिए जाएंगे कि अब तुम्हारे पास 5 लाख रुपए हैं, तुम जाओ ट्रेनिंग करो और बहुत सारे तुम अच्छी अच्छी चीज़ें सीख के आओ, नए कोच को हायर करो, अच्छा न्यूट्रिशन लो। इससे क्या होगा, इससे तुम हमें इंडिया के अंदर जो ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स का कल्चर रिवाइव होगा, तुम इंडिया के अंदर ज़्यादा मेडल लेके आ पाओगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स की है। 4 इंडिजिनस जो इंडिया के स्पोर्ट्स हैं, जो भारत के अंदर ही जिनका ओरिजिन हुआ था, ऐसे स्पोर्ट्स को इसके अंदर अप्रूवल मिल चुकी है। इनका नाम है गटका, कलरी कलरीपयट्टू या कलरीपयट, थंगटा और मलखंब। ठीक है, ये सारे के सारे आपको देखने हैं कि ये कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस किए जाते हैं। जहाँ तक एक बार आप छोटा सा गूगल सर्च कीजिएगा, मुझे जहाँ तक याद है गटका आपके पंजाब के आसपास कहीं पे होता है, कलरीपयट आपका केरला में, थंगटा मणिपुर का, इसका मैं श्योर हूँ कि थंगटा जो है वो मणिपुर में होता है, मलखंब आपके महाराष्ट्र और एमपी के आसपास के एरिया में काफ़ी प्रैक्टिस होता है। पर इन सब का आप एक बार ही सर्च करके हल्का हल्का सा देख लीजिएगा। अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट, ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कर रही है। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दे देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रोजेक्ट है अडॉप्ट अ हेरिटेज, इंडिया के अंदर बहुत सारी हेरिटेज वाली एरिया हैं, ऐसी हमारी राष्ट्र की धरोहर हैं जिनको अच्छा करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो इसीलिए आप इसमें हो सकता है ये सोचें कि धरोहर हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को मार्क कर देते हैं। ये इसका आंसर नहीं होगा। अडॉप्ट अ हेरिटेज से हमारा मकसद ये है कि इंडिया के अंदर टूरिज्म इंक्रीज हो। ठीक है, तो अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ कोलैबोरेट करके कर रही है, पर प्रोजेक्ट किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है। इसके साथ साथ इसमें कुछ और भी बॉडीज इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है वो, प्राइवेट सेक्टर और एनजीओज भी हैं। इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसके अंदर जो कंपनीज हैं, जो कंपनियां लगी हुई हैं इंडिया के अंदर, उन कंपनीज को हम एनकरेज करेंगे कि आप एक हेरिटेज को अडॉप्ट कर लो, आप बन जाओ मॉन्यूमेंट मित्रा। मॉन्यूमेंट मित्रा बनने के बाद जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने इस हेरिटेज को अडॉप्ट कर लिया, तो इस हेरिटेज के आसपास पानी की फैसिलिटी, कोई अगर यहाँ पे खड़ा हो रहा है तो ऐसे छाता लगा होना चाहिए कि वो उसके नीचे खड़ा हो सके बारिश के टाइम पर, टॉयलेट्स बने होने चाहिए। तो ये जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, ये एमिनिटीज़ प्रोवाइड करेंगी ये कंपनीज। इन कंपनीज को एनकरेज किया जा रहा है कि आप मॉन्यूमेंट मित्रा बनो और हेरिटेज के आसपास बेसिक एमिनिटीज को प्रोवाइड करो। इसके लिए कंपनी कहेगी भाई मैं क्यों करूं, तो हम बोलेंगे याद है
तुम्हें सीएसआर में 2%, अपना 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट का 2% तुम्हें सीएसआर में देना होता था। तुम वो सीएसआर को यूज कर सकते हो इन हेरिटेज साइट के आसपास बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने में। तो इससे क्या होगा, हमारी जो हेरिटेज साइट है उनके आसपास का एरिया सुंदर होगा, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटी बनेगी, तो टूरिज्म जो है यहाँ पे इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पे सीएसआर को भी यूज किया जा सकता है इन साइट की अपकीप के लिए। ठीक है, तो बस ये देख लेना, इसके लिए कोई बिडिंग नहीं हो रही है, बस उनको एनकरेज किया जा रहा है कि आप मॉन्यूमेंट मित्रा बन जाओ। कौन से मंत्रालय का इसके अंदर, वही इंपॉर्टेंट है। फिर एससीज के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। ठीक है, लेकिन ये जो स्कीम प्रोवाइड की जाती है सिर्फ इंडिया की पढ़ाई के लिए, ऐसा नहीं कि जो एससी के अंदर मैट्रिक के बाद पढ़ाई करना चाहता है वो स्कॉलरशिप ले जाके यूएस में पढ़ने लगे, ये नहीं हो सकता, आपको इंडिया में ही पढ़ना है। फास्टैग, फास्टैग क्या है, आपकी गाड़ी के ऊपर एक टैग लगा दिया जाएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला टैग लगा दिया जाएगा। जैसी गाड़ी टोल प्लाजा के पास जाएगी, टोल प्लाजा के नीचे से निकलेगी, तो वो टैग ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे कट कर लेगा। ये जो टैग आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, इस टैग से आपका एक बैंक का अकाउंट जुड़ा होगा, उस अकाउंट के अंदर आपको कुछ पैसे डाल के रखने हैं। तो इससे क्या होगा, अभी क्या होता है, आप रोड पे चल रहे होते हैं, हाईवे पे जा रहे होते हैं, टोल की लंबी सी लाइन लगी होती है। आपने देखा होगा कि बारिशों के टाइम पे गुड़गांव में ये जो टोल के पास जाम लगता है, ये 3-3 4-4 घंटे का लग जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये रोकना नहीं पड़ेगा, रोक के तुम पैसे दो, चिट लो और फिर तुम बाहर निकलो, ये नहीं करना होगा। तुम बस वहाँ पे जाओ, तुम्हारे टैग को आइडेंटिफाई किया जाएगा और तुम आगे निकल जाओगे, ऑटोमेटिकली पैसा तुम्हारे अकाउंट से कट जाएगा। याद क्या रखना है, क्या पूछा जा सकता है कि टैग, ये जो फास्ट टैग है किस टेक्नोलॉजी को यूज करता है, तो आप इसमें लिखेंगे ये RFID यूज करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक को, ये टेक्नोलॉजी को यूज करता है। एक बार जब आप टैग खरीद लेते हैं तो वो 5 सालों के लिए वैलिड है। पेमेंट मेथड कैसे हो सकता है, या तो आप नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम के अंदर इसकी जो भी पेमेंट है वो कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, ये बस NPCI ने एक प्रोग्राम बना रखा है जिसके थ्रू आप पैसे डिडक्ट करवा सकते हैं। तो जो इसमें जानने वाला है वो आपको ये देखना है। फूड फोर्टिफिकेशन, इसके अंदर आपको जो चीज़ें याद रखनी है जो कि आपके साइंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ये। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है हिडन हंगर का। हिडन हंगर का क्या मतलब है, मान लीजिए एक बच्चा है, वो बच्चा ढेर सारा खाना खाता जा रहा है, ढेर सारा खाना खा रहा है, ठीक है, तो वो मोटा तो हो गया, बहुत ही आपको ऊपर से देखने में हेल्दी लग रहा होगा, लेकिन जो वो खाना खा रहा है वो है जंक फूड। जो वो खाना खा रहा है उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, उसके अंदर हो गई है आयरन की कमी। उसने जो नमक खाया था, उसके खाने में नमक तो था लेकिन नमक के अंदर आयोडीन नहीं था, नमक के अंदर आयोडीन नहीं था, ये आयरन की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, नमक के अंदर आयोडीन नहीं था, उसके पास विटामिन B12 की कमी हो गई है। B12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, इसकी कमी हो चुकी है। तो इन सब की चीज़ की वजह से क्या हो गया, ऊपर से आप देखेंगे कहेंगे बड़ा हट्टा कट्टा खाते पीते घर का बच्चा है, लेकिन असलियत क्या होगी, असलियत में उसके शरीर में कोई न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा होगा। तो अब क्या सोचा गया है, ये सोचा गया है कि इंडिया के अंदर जो भी खाना होता है, कुछ कुछ खानों के अंदर हम ऑलरेडी ये जो न्यूट्रिएंट है, ये न्यूट्रिएंट मिक्स कर देते हैं। तो जब भी आप नमक खाओगे आपको ऑटोमेटिकली उसके अंदर आयोडीन मिल जाएगा। जैसे ही आप राइस खाओगे, राइस के अंदर ही हमने आयरन मिक्स कर रखा है, आप राइस खा रहे हो लेकिन राइस के साथ साथ आयरन ऑटोमेटिकली आपके शरीर में पहुंच रहा है। इसको कहा जाता है कि आपने फूड को फोर्टिफाई कर दिया। किस लिए करते हैं हम फूड को फोर्टिफाई, ताकि हम हिडन हंगर जैसी चीज़ों से लड़ाई लड़ सकें। किसका प्रोग्राम है, यह है FSSAI का प्रोग्राम है, 2016 से चल रहा है। इसमें हम क्या क्या चीज़ें मिक्स कर रहे हैं ये आपको याद करना है। व्हीट फ्लावर के साथ हम आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड को मिक्स कर रहे हैं। ये तीनों ही चीज़ें ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, तो ये आपको याद रखना है। व्हीट और आयरन, इन दोनों के साथ हम इन 3 चीज़ों को फोर्टिफाई कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। मिल्क और एडिबल ऑयल के अंदर हम विटामिन A और D लिख रहे हैं। तो आप एक बारी बस गूगल कीजिएगा सफोला, सफोला का आप पैकेज देखिएगा, सफोला के पैकेज पे बड़ा बड़ा ही बाहर ऐसे दिल बना के उसके अंदर लिखा होगा फोर्टिफाइड विद विटामिन A and D, ऐसे करके लिखा होगा। ठीक है, तो ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि एडिबल ऑयल और मिल्क के साथ हम इन चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट को डबल फोर्टिफाई किया जा रहा है, उसमें आयोडीन और आयरन इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। जो भी खाना जिसके अंदर हम ऐसे न्यूट्रिएंट को मिक्स कर देते हैं उसको फोर्टिफाइड फूड कहा जाता है, और उसके ऊपर एक लोगो लगाना ज़रूरी होता है। और वो लोगो कैसा है, F+ का लोगो लगा होता है। F+, जिस भी फूड के ऊपर F+ लगा होगा आप समझ जाएंगे कि ये फोर्टिफाइड फूड है। ये आपको याद रखना है कि किसके साथ क्या मिक्स किया जा रहा है। ठीक है, एज अ होमवर्क आप एक काम और कर सकते हैं, और वो काम क्या है,
आप ये जो सारे के सारे फोर्टिफिकेशन वाली चीज़ें हैं, इन सब से देखिएगा कि इनकी कमी की वजह से क्या क्या दिक्कतें होती हैं। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा, डी की कमी से क्या होता है, आयोडीन से क्या होता है, आयरन से क्या होता है। इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैभव समिट, वैभव समिट की फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक है। वैभव समिट से आप बस इतना याद रखेंगे कि इसको पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है, जहाँ पे ढेर सारे साइंटिस्ट, एकेडमिशियंस, ये सारे के सारे लोग आए थे और इन्होंने इंडिया के अंदर कैसे रिसर्च और डेवलपमेंट का कल्चर आगे बढ़ाया जाए और इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की थी। ठीक है, कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है किसका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस का। इंडिया की ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, इन्होंने मिलकर ये वैभव समिट ऑर्गेनाइज की थी और पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था। लिखा नहीं होगा तो आप इसको लिख लीजिएगा।